उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रश्नकाल के दौरान कफ सिरप के कोडिन सभा के अंदर कफ सिरप को लेकर आरोप में यहां पर जवाब दिया है। कहा है कि नकली दवा के कारण कोई यहां पर मौत नहीं हुई है, कंपनियों पर भी कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश में कोडिन कफ सिरप के सर्टिफिकेट है और आपको बता दें कि कोडिन कफ सिरप के स्टॉकिस्ट हैं और होलसेलर भी हैं। साथ ही हिमाचल और एमपी में भी मौत के प्रकरण दूसरे राज्यों में आए हैं, तो वहां दूसरी तरह के कफ सिरप का यह प्रकरण था। ये लीगल डाइवर्जन का पूरा मामला है। आपको बता दें कि सहारनपुर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ व वाराणसी का ये है जहां उन्होंने देश व राज्यों में सिरप पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि जहां शराब बंद है वहां भी लोग नशे के तौर पर इसे लेते हैं और इसका दुरुपयोग करते हैं। बिना चिकित्सकों आपको बता दें कि बिना डॉक्टर्स के पर्चे के लिए कोई भी इसे ना ले सकता है। तो देखिए, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के अंदर विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रश्नकाल के दौरान सपा के कोडिन कफ सिरप के आरोपों पर जवाब दिया है। कहा है कि नकली दवा के कारण कोई मौत नहीं हुई है, कंपनियों पर भी कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश में कोडिन कफ सिरप के स्टॉकिस्ट हैं और होलसेलर भी है। साथ ही हिमाचल और मध्य प्रदेश में भी है। मौत के प्रकरण दूसरे राज्यों में आए हैं और वहां इस दूसरी तरह के कफ सिरप का प्रकरण था। ये लीगल डाइवर्जन का पूरा मामला है। सहारनपुर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ व वाराणसी का है और उन देशों पर राज्यों में सिरप यहाँ पर पहुंचाया गया है जहां शराब बंद है, वहां लोग नशे के तौर पर इसे लेते हैं और इसका दुरुपयोग करते हैं। बिना चिकित्सीय पर्चे के इसे कोई भी ना ले सके। नकली दवाओं के सेवन से होने वाली मौतों के बारे में, जिसके बारे में उनको उत्तर दिया गया है कि इस प्रकार के कोई भी प्रकरण अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में नहीं है। दूसरा, समय समय पर इस दिशा में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई भी होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडिन कफ सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदि कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई, सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए। और तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक, स्पीकर के रूप में उन्होंने सदन को आगे बढ़ाया है। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं। गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में एक बार फिर से चूक देखने को मिली है। गोरखनाथ क्षेत्र में नए ओवरब्रिज के लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले के बेहद पास एक गाय पहुंच गई, जिससे कुछ पलों के लिए यहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हालात यहां पर संभाल लिए। काफिला सुरक्षित आगे यहां पड़ गया और इस घटना का जो वीडियो है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और लापरवाही के आरोप में सुपरवाइजर अरविंद कुमार को यहां पर निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि 15 दिनों में ये दूसरी बार है जब मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। इससे पहले 4 दिसंबर को हरसुरन क्षेत्र के अंदर काफिले के सामने बस आ गई थी, जिसके बाद चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया था। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने आज साफ कहा है कि वीवीआईपी सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर अब बागपत से है जहां खाकड़ा क्षेत्र के अंदर ब्लॉक प्रमुख रश्मि धामा के पति और चर्चित नेता परविंदर धामा के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने से राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख और वर्तमान पीडीसी सदस्य जितेंद्र धामा ने खेड़का कोतवाली में तहरीर
खेकड़ा कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि परविंदर धामा ने उन्हें हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और चुनाव ना लड़ने की यहां पर चेतावनी भी दी है। जितेंद्र धामा ने परविंदर धामा को आपराधिक छवि का व्यक्ति यहां पर बताया है और कहा है कि उसके खिलाफ दिल्ली, बागपत सहित अन्य स्थानों पर कई मामले दर्ज है और वे उनके साथ ही वे उनके और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर कौशांबी के पीपरी थाना क्षेत्र से है, जहां गुनगावा के बाग के पास पुलिस और बाइक सवार अंतरजनपदीय लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। पुलिस के अनुसार बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई के दौरान आत्मरक्षा के तहत पुलिस ने भी यहां पर गोलियां चलाई और घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भी यहां भर्ती करवाया है। इस कार्रवाई में दो बाइकों पर सवार 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लुटेरों ने 16 और 17 दिसंबर को अलग अलग 3 जगहों पर लूट की वारदात को अंजाम देना भी यहां पर उन्हों की ओर से स्वीकार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 बाइक, 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा सहित कारतूस यहां पर बरामद किए हैं और 11 मोबाइल फोन और 5200 रुपए की जो नकदी है वो इनके पास से बरामद की गई है। मुठभेड़ में चायल क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह के भी साथ इसके साथ पीपरी और चरवा थाना पुलिस शामिल रही, जिसकी जानकारी सीओ चायल अभिषेक सिंह ने दी है। पौने 4 बजे के करीब चौकी प्रभारी चायल जो मनौरी के आसपास चेकिंग कर रहे थे, उनके द्वारा थानाध्यक्ष पिपरी को अवगत कराया गया कि 3 मोटरसाइकिल पर सवार 5 अज्ञात व्यक्ति चेकिंग को तोड़ते हुए चायल की तरफ भाग रहे हैं। उप सूचना पर थानाध्यक्ष पिपरी और एसओजी प्रभारी जो इसी क्षेत्र पर अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे, उनके द्वारा अभियुक्तों को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग की गई और घेराबंदी की जाने लगी। इसकी सूचना थानाध्यक्ष चरवा को भी दी गई थी, जिनके द्वारा अपनी टीम के द्वारा भी उन अभियुक्तों को घेराबंदी की गई। उपरोक्त पुलिस टीम द्वारा उन अभियुक्तों की घेराबंदी करके। खबर अब पीलीभीत से है, जहां एक दर्दनाक हादसे में सरकारी कर्मचारी और उनकी पत्नी की मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि गैस गीजर से यहां पर दम घुटने के कारण दोनों की यहां पर मौत हो गई है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र की गुरुकुलपुरम कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां विकास भवन स्थित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हरजिंदर अपनी पत्नी रेणुका सक्सेना के साथ किराए के मकान में रहते थे। रेणुका हाल ही में आपको बता दें कि रेणुका हाल ही में हाथ टूटने के कारण उनका प्लास्टर जो है अभी हाल ही में यहां पर हटा था और पति जो है उनकी देखभाल कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार बाथरूम में नहाते वक्त यह हादसा हुआ। आशंका है कि गीजर से निकली गैस के कारण बाथरूम में ऑक्सीजन की यहां पर कमी हो गई, जिसके कारण दोनों की यहां पर दम घुटने से मौत हो गई। देर शाम तक कोई हलचल ना होने पर पड़ोसियों ने पुलिस को यहां पर सूचना दी। शहर कोतवाल सत्येंद्र कुमार और पुलिस मौके पर पहुंची और अंदर बाथरूम से दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर निकाला। साथ ही आपको बता दें, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना फैलते ही कॉलोनी में भीड़ जुट गई। बताया गया कि दंपति ने प्रेम विवाह यहां पर किया था और उनकी कोई संतान नहीं थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए यहां जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। मोहल्ला गुरुकुलपुरम में एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 डेड बॉडी वहाँ पर प्राप्त हुई हैं। मौके पर फॉरेंसिक टीम, थाना पुलिस की टीम एवं वरिष्ठ अधिकारी सब मौके पर पहुँचे तो वहाँ देखा कि एक बाथरूम में एक पति पत्नी की मृत अवस्था में बॉडी वहाँ मौजूद थी और जो बाथरूम अंदर से बंद था तो उसको तोड़कर देखा गया तो प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि अंदर गीज़र की गैस लीक होने की वजह से ये घटना हुई है। आगे फिर भी इसमें सारी विधिक कार्रवाई की जा रही है, सारे साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। बिजनौर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कार और डंपर की आमने सामने की यहां पर जोरदार टक्कर देखने को मिली है। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी मृतक एक धार्मिक जुलूस में शामिल होकर घर लौट रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए यहां पर भिजवाया है। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम समझ गया है। ये हादसा बिजनौर के नागल थाना क्षेत्र के हरिद्वार रोड पर हुआ।
अगली खबर का रुख करते हैं मथुरा से। खबर है जहां मथुरा के थाना सदर बाजार क्षेत्र में जहां नैनपुरम कॉलोनी से एक दर्दनाक घटना सामने आ रही है, जहां बिल्डिंग मटेरियल के व्यापारी के इकलौते बेटे ने कमरे में तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान 23 वर्षीय रोहित चौधरी के रूप में की गई है, जिसकी 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। पुलिस के अनुसार रोहित के पिता मुकेश चौधरी प्रॉपर्टी डीलिंग और बिल्डिंग मटेरियल का व्यवसाय यहां पर करते हैं और बेटा भी उनके साथ यहां पर काम करता था। रविवार को पिता काम से बाहर गए थे और घर पर कोई नहीं था। इस दौरान रोहित चौधरी ने यहां पर दुकान से घर आया और कमरे के अंदर कुंडी लगाकर तमंचे से खुद को यहां पर गोली मार ली। शाम करीब 5 बजे जब पिता घर पर पहुंचे तो घटना का यहां पर उन्हें पता चला। सूचना मिलते ही पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर कमरे का दरवाजा यहां खुलवाया और मौके से तमंचा बरामद कर लिया गया है और आवश्यक नमूने एकत्रित यहां पर किए गए हैं। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। इंस्पेक्टर क्राइम अमित चौहान ने आत्महत्या की यहां पर पुष्टि की है। घटना के बाद कॉलोनी में शोक का माहौल देखने को मिला है और पुलिस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रही है। मथुरा के कोसी कला कस्बे में आज सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब नगर पालिका बालक इंटर कॉलेज परिसर में एक ठेकेदार का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। मृतक की पहचान कमलेश निवासी मध्य प्रदेश के रूप में की गई है, जो पिछले कुछ समय से कोसी कला में रहकर स्कूल परिसर में बन रहे नए क्लासरूम के निर्माण कार्य की ठेकेदारी यहां पर कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह एक चाय विक्रेता ने शव देखा और स्कूल के चौकीदार को उसके बाद सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को यहां पर अवगत करवाया गया। सूचना मिलते ही कोसी कला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है और पोस्टमार्टम के लिए इस शव को भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या का यह मामला प्रतीत होता है, हालांकि मौत के कारणों की जाँच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेगी। वो एक वो पंडित आया था कल धमकी देने के लिए। कौन सा पंडित था? उसका नाम नहीं को यही तो पता है, मोबाइल में नंबर है उसका। कौन से गांव का था? वो ईटवाड़ा। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? वो कल धमकी देने आया तो मारने के लिए सोटा लेके भंगी लेके यहाँ तो कल फिर वो मुझको साथ में लेके गया था, लेबर को भी मुझसे एक को लेके गई। नहीं भाई कोई बात हो तो तुम तो ऐसे बोल सका, फोन कर सकता है, ऊपर का फोन बता दिया। अब फिर भी अभी सुबह फोन किया मैंने कि कल वो नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साले हम यहाँ आन के फिर देखते हैं उसको, साले को आज साले को जान से मारेंगे। वो कहीं मिलेगा साले जिला मथा जिला काम नहीं कर सकता, सालों कहीं भी मिले मैं देखता, साले मास्टर को देखता, साले जहाँ जा काम धमका रहा था। हाँ धमका। श्रावस्ती में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कड़ाके की ठंड के चलते लोग अलाव का सहारा यहां ले रहे हैं और अधिकांश लोग घरों में ही कैद नजर आ रहे हैं। घने कोहरे के कारण सड़कों पर भी वाहनों की रफ्तार थम सी गई है, तो वहीं नेशनल और स्टेट हाईवे पर सन्नाटा सा पसरा हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अत्यधिक ठंड और कोहरे को देखते हुए अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले और केवल जरूरी काम होने पर ही बाहर जाएं, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से यहां पर बचा जा सके। खबर हमीरपुर से है, जहां सरीला तहसील क्षेत्र में स्थित चोड़ोत खंड संख्या नंबर 1 में अवैध खनन का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि एनजीटी के नियमों की खुलेआम से यहां पर अनदेखी देखने को मिली है। भारी मशीनों से नदी के सीने को यहां पर छलनी किया जा रहा है। खनन माफिया घने कोहरे का फायदा उठाकर धड़ल्ले से यहां पर अवैध खनन कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये पूरा खेल स्थानीय प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है, जिससे प्रशासनिक कार्रवाई पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले को लेकर लोगों में नाराजगी भी अब देखने को मिल रही है। सिद्धार्थनगर जिले के बिस्कोहर नगर पंचायत क्षेत्र में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है, लेकिन अब तक अलाव की समुचित व्यवस्था न होने से लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ठंड से सबसे ज्यादा गरीब, मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला व्यापारी और राहगीर प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें खुले में ही ठिठुरते समय आपको बता दें कि जिन्हें खुले में ही ठिठुरते हुए ही समय बिताना पड़ रहा है। समाजसेवी राजा अंसारी ने यहां बताया है कि हर साल सर्दी के मौसम में प्रमुख चौराहों, बस स्टैंड,
अस्पताल और बाजार में अलाव की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस वर्ष नगर पंचायत की लापरवाही साफ नजर आ रही है। ग्रामीणों और नागरिकों का आरोप है कि ठंड से बचाव के लिए प्रशासन से बजट जारी होने के बावजूद भी उसका सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। सपा नेता सहित कई लोगों ने नगर पंचायत ईओ अखिलेश दीक्षित और एसडीएम इटावा से शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं देखने को मिली है। ऐसे में लोगों अब आपको बता दें कि ऐसे में लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि नगर पंचायत प्रशासन कब जागेगा और ठंड से राहत के लिए जरूरी कदम कब उठाया जाएगा। सरकार के तरफ से होता है बजट पास होता है, इसको दिसंबर में ही निश्चित कर लिया जाता है नगर पंचायत प्रशासन के द्वारा कि अलाव का पॉइंट कहाँ बनना चाहिए और कहाँ उसका आवश्यकता उसको जलाना चाहिए। कड़ाके की ठंड है, हम लोग एसडीएम सदर इटवा से और ईओ साहब बिस्कोहर से लगातार एक हफ्ते से हम लोग जनहित में मुद्दा उठा रहे हैं कि अलाव जलाया जाए। चौराहे पर 22 वार्ड है, 15 वार्ड है, 22 गांव है और इस किसी गांव में अलाव की व्यवस्था नहीं है। राहगीर, रक्षा चालक, जो भी हमारा बस स्टेशन है यहाँ देख लीजिए, कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं है। ये दुर्भाग्य है नगर पंचायत का और हम लोग मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि अलाव की व्यवस्था इस कड़ाके की ठंड में जल्द से जल्द कराया जाए। अलाव का व्यवस्था हम लोगों ने अधिकारियों से बात किया कि नगर पंचायत में अलाव का व्यवस्था नहीं है, अलाव जल नहीं पा रहा है, लोग ठंडक से परेशान हैं, आते हैं इधर उधर भटकते हैं। कम से कम अधिकारी इस पर ध्यान दें, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वो ध्यान दें कि जगह जगह पर अलाव का व्यवस्था होना चाहिए और समय पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लकड़ी लाकर और रख दिए, वो जल भी ना पाए और उसके बाद में वहाँ पर खाली फ़ोटो खिंचवा के चले गए। तो इसका विशेष ध्यान दें, अधिकारी इसका ध्यान दें। जो दर्जा मिला बिस्कोहर नगर पंचायत का विकास के विषय में, वो विकास अभी जनता के पास भी पहुंच नहीं पाया और नौजवान, युवा, व्यापारी, किसान, बहुत अगल बगल गांव है ग्रामीण जो बिस्कोहर से व्यापारी से जुटे हुए हैं। आज बिस्कोहर नगर पंचायत में 3 दिन से बहुत काफ़ी ठंडी है। हमारे वार्ड नंबर 5 अटल नगर से वार्ड नंबर अटल नगर हमीरपुर जिले में जलोदय जल अभियान के तहत चंद्रावल नदी के पुनरुद्धार कार्य का जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने ग्राम भवानी, छिरका, नारायच और टोला माफा के साथ ही पंडोरी में अधिकारियों की टीम के साथ निरीक्षण कर प्रगति का जायजा यहां पर लिया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने यहां बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से जनपद की जीवनदायिनी चंद्रावल नदी का पुनरुद्धार किया जा रहा है, जिससे वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि ये ऐतिहासिक नदी हमीरपुर में 68 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसके पुनरुद्धार के लिए 19 पैच चिन्हित किए गए हैं, जहां अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है। ये पूरा कार्य जन सहयोग और जन भागीदारी से किया जा रहा है, जिसमें किसी भी सरकारी धनराशि का उपयोग नहीं हो रहा है। इस योजना से 22 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा, जल स्तर बढ़ेगा और बारिश के दौरान खेतों के कटान पर यहाँ पर रोक लगेगी। आपको बता दें कि नदी से निकली गई सिल्ट के दोनों और सघन वृक्षारोपण भी यहाँ पर किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के इस प्रयास की सराहना भी की है। क्रम में जो इस जनपद की बहुत महत्वपूर्ण नदी है चंद्रावल नदी, उसका जीर्णोद्धार की हम लोग ने कार्य योजना बनाई और इस पे कार्य शुरू किया। पिछले अभी 2 दिन पहले यहाँ पे माननीय प्रभारी मंत्री जी से हम लोग ने इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन कराया था और इसी क्रम में पूरे 68 किलोमीटर की जो लंबाई है नदी की, उसमें जीर्णोद्धार का कार्य शुरू कराया। इसमें 19 पैच हैं और हर पैच में हमने हमारे अधिकारी और कर्मचारी लगाए हैं और ये पूरा जो कार्य है ये जन सहयोग से, जन भागीदारी से कराया जा रहा है। इसमें हमारे जनपद के जो पट्टाधारक हैं, साथ ही जो उद्योगपति हैं और जो गणमान्य लोग हैं, उन्होंने सहयोग किया है और उसी क्रम में इस पूरे कार्य को कराया जा रहा है। इस कार्य में कोई भी सरकारी धनराशि का उपयोग नहीं किया जा रहा और इस पूरे कार्य से जो आम जनता है, जो पंचायत है, लगभग 22 पंचायत। श्रावस्ती में औषधि निरीक्षक पर कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठना एक समाजसेवी को भारी पड़ गया। औषधि निरीक्षक की कार्यप्रणाली तो देखिए, आपको बता दें कि
उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से एक खबर है। औषधि निरीक्षक पर कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाना एक समाज सेवी को यहां पर भारी पड़ गया। औषधि निरीक्षक की कार्यप्रणाली पर शिकायत करने वाले समाज सेवी मनोज पाठक पर आरोप है कि उन्हें बदनाम करने का प्रयास यहां पर किया गया है। आरोपक का तथ्यात्मक जवाब देने के बजाय उनके निजी जीवन को उछालने की यहाँ पर कोशिश की गई है, जिससे लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का आरोप भी लग रहे हैं। इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब निष्पक्ष जांच के साथ साथ ही विहसल और ब्लोहर संरक्षण की मांग यहां पर तेज हो गई है। प्रकरण गरमाने के बाद शासन और प्रशासन की भूमिका पर भी अब सवाल उठ रहे हैं और अब सभी की निगाहें उच्च अधिकारियों के फैसले पर टिकी हुई है। देख लीजिए, ये सरासर लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का साजिश हमारे जो जनपद श्रावस्ती में हो रही है। डीआई ड्रग्स व विभिन्न अधिकारी गण हैं, भ्रष्टाचार से हमारी जो जनपद है वो एकदम त्रस्त है और यहाँ की जो जनता है वो पिछड़ी असल में जनता है, अनजान जनता है। उसको जागरूकता फैलाने और भ्रष्टाचार संबंधी जो हमारा मुहिम है कि एनडीए की सरकार को जो भी अधिकारी गण के कर्मचारी गण बदनाम करने की साजिश है, जो हमारे सरकार के